सहयोगी पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है धीरेन्द्र कुमार जी की। उनके नेता ने तो कहा था कि मुसलमान को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बिहार का, और उसी के बाद पर तो वो आरजेडी के साथ जाने से इनकार कर दिया उन्होंने, जब यूपीए के सरकार में दोनों शामिल थे। तो ये पॉलिटिक्स तो अलग तरीके से हमेशा होती रही है ना। 2005 में भी एक सेकंड, ओवैसी साहब, उनसे ज्यादा कट्टर बातें करने वाला कौन है? पर जनता नकार रही है ना सुधांशु जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने को तैयार नहीं है अयोध्या के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर उनकी तरफ जा रहा है वोट करने के लिए। उसको भी दिख रहा है कि कौन जीतेगा। अंजना जी, फिर ये गलत व्याख्या हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी यही को मैं हराने बात के लिए कहना चाह वोट रहा कर रहे हैं, जिसको आज ध्यान रखिए। जिस दिन उनको ओवैसी को लग जाए कि ओवैसी हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, ओवैसी के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं यही बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप करिए कि जो जनता परिवार था, इसको 1991 से पहले कितना मुस्लिम वोट देता था? नहीं देता था ना। वो एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग है बीजेपी को हराने के लिए जो माना जाता। जो बात अभी संगीत रागी जी ने कही, जिस दिन लगेगा कि ये ताकत हमारे पास आई, मैं फिर कह रहा हूं, ओवैसी भविष्य के जिन्ना हैं। जैसे जिन्ना शुरू में कांग्रेस के साथ था और जैसे उसकी ताकत बढ़ी, उसने कहा अरे सुनो भाई, अब काहे लोकमान्य तिलक पटेल और गांधी और नेहरू के साथ रहोगे, अब आ जाओ भाई अपनी पार्टी की तरफ आओ। 30 का दशक आते आते तो जो लोग ये राजनीति का शॉर्टकट खेल रहे हैं ना, कास्ट प्लस मुस्लिम, अब मतलब कट्टरपंथी मुस्लिम, ओवरऑल कास्ट प्लस हार्डलाइनर मुस्लिम, वो राजनीति के शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट भी भविष्य का होने की संभावना रहती है। भारत की राजनीति का 60 साल का इतिहास उठा के देख लें, हर 20 साल में एक बार शॉर्ट सर्किट उन्हीं दलों को हुआ है जिन्होंने इसकी बहुत पॉलिटिक्स की थी। सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस का हुआ, फिर जनता दल ने की, जनता दल का हुआ। भविष्य में क्या होगा? एक वक्त था कि मुस्लिम वोट नीतीश कुमार के नाम पर जनता दल यूनाइटेड को भी वोट देता था, लेकिन आज की स्थिति में कम से कम अनुमानित यह लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। वो ओवैसी के साथ भी नहीं जा रहा। क्या उसका एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार को शुरू से मुख्यमंत्री न घोषित करके उनको एकजुट होने का मौका दिया गया? इसमें एक दूसरा फैक्टर मैं देख रही हूँ। पिछली बार कितने टिकट दिए थे मुसलमानों को जेडीयू ने? पिछली बार 11 या 12 और इस बार 4। लेकिन ये नहीं जीता था। ये भी बताता है ना किसी त्यागी जी। जितना उन्होंने कम्प्रोमाइज किया है इस सवाल पर, भाई गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा निकलती रही, नीतीश कुमार खामोश रहे। अरे भाई, ये भी तो लोग देखते हैं। वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार का स्टैंड, लेकिन जवाब ले लेते हैं। लेकिन हिंदू यात्रा को क्या करते वो? अंजना जी रोक कैसे देते? विरोध करते? कैसे रोक देंगे? अंजना जी, साथ में कैसे रोक देंगे? अंजना जी 11 सीटों में से 11 सीटें दिया था ना, जीत करके कितने आया? मुसलमानों ने वोट नहीं किया। किसी त्यागी जी को देखते हो क्या बोलते इसी के आधार पर थोड़ी ये जेडीयू के बाहरी लोग, त्यागी जी को बोलने दीजिए। जेडीयू का एनालिसिस बाहरी लोग कर रहे थे, अंदर से बोलिए त्यागी जी। शशि जी और विनोद जी ने जो सवाल उठाए हैं और मेरे प्रिय मित्र सुधांशु जी ने उसके जो जवाब दिए, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जिसको आप लोक दल, जनता दल या सामाजिक परिवर्तन या धर्मनिरपेक्ष बहाव कहते हैं, फैलाव कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पर उस दौर में ही 80 के भाई 77 में तो सारे मुसलमानों ने सिकंदर बख्त को हरा दिया था, जो बीजेपी का उम्मीदवार था उस समय की जनसंघ है। ये 84 के बाद ये शुरू हुआ है। सुधांशु जी, हमारा आप तो यूपी के हैं, जब शाहबानो वाला शुरू होता है तो मैं उस समय मुलायम सिंह जी के साथ था। फिर 89 आता है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वोट जो है जनता दल को जाता है। फिर उसके बाद 91 में वो पोलराइज हो जाता है। और मैं एक चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विनोद जी मेरी बात को एग्री करेंगे, जो समाजवादी आंदोलन में जो सवाल उठे थे कर्पूरी जी के, लोहिया जी के, चरण सिंह जी के टाइम पर, उनको इफेक्टिवली उठाने का काम मुलायम सिंह जी ने, शरद यादव ने, नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद और रामविलास जी ने किया था। तो ये जन आधार, एक सेकंड, ये जन आधार हमने स्वीकार करते हुए मैं आपको टोक रही हूं सर। एक सवाल है कि साल 2025 पर आते हैं, नीतीश कुमार और मुस्लिम वोट, आज इस कड़ी में आपको कुछ लिंकेज दिख रहा है? पहले से टिकट घट गया है, तो ये मौजूद सवाल है आज का। 25 में आपको क्या दिख रहा है सर? मैं अपनी बात को आधी सेकंड में खत्म करना चाहता हूं। अब राहुल गांधी कांग्रेस के उस परंपरागत वोट को वापस लाना चाहते हैं जो उनकी एग्रेसिवनेस है, और जो अब आज का जो राहुल गांधी है वो कांग्रेस को किसी पे डिपेंड नहीं देखना चाहता।
वो सर्वाइवल की लड़ाई नहीं लड़ रहा राहुल गांधी, वो रिवाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। और आने वाले टाइम में समाजवादी आंदोलन की पार्टियां और कांग्रेस पार्टियां अगर आपस में टकरावें तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब मैं उस पर आता हूं। नीतीश कुमार जी का आज भी एक मजार पे गए हैं। देखिए, हम एनडीए में हैं 19 समता पार्टी से लेके आज। सुधांशु जी, अटल जी एरा हमने देखा है। मैं लौट रही हूँ सर। सुधांशु जी जल्दी से एक सेकंड सुधांशु जी सर, थोड़ा अब 25 पे आते ही नहीं है ना सर, ये प्रॉब्लम है सर। त्यागी जी बुरा मत मानिए, आज पे मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मुझे 2 लाइन में बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए सुधांशु। मैं 25 का भी जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, केसी त्यागी जी ने जो कहा ना, आज कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है, और ये रिवाइवल की गाज किस पे गिरने वाली है? कांग्रेस के सहयोगियों पे गिरने वाली है। और प्रमाण सहित बोल रहा हूं, 2024 के लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस को असम की धुबरी सीट पे मिली। 10,25,000 से रकीबुल हसन जीते। वो धुबरी जो बदरुद्दीन अजमल का गढ़ हुआ करता था, बदरुद्दीन अजमल बुरी तरह हार गए और AIUDF का वोट कांग्रेस खींचने में सफल हो गई। आप ये समझिए। और केरल में भी वो मुस्लिम लीग से थोड़ा सा स्नैच करने में सफल हुए। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद के बाहर ओवैसी का प्रभाव यही हम देख रहे हैं क्या कि ओवैसी से पूरा छिटक गया है। रिवाइवल सीमांचल पर पूछा। मेरी एक आपत्ति इस बात को लेकर ये है कि हम मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहुत सारी चर्चा करते हैं। मुसलमान एकजुट वोट करता है, मुसलमान एकजुट करता है तो देश के लिए खतरनाक बात करता है। लेकिन अगर आप देखें तो जब अपर कास्ट एकजुट होकर वोट कर रहा है, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट बीजेपी को 80% से ज्यादा वोट कर रहा है। एक मिनट पहले आप किसने मुझे बोलने दीजिए। ये गलत बात नहीं, गलत बात आप मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल गलत बात नहीं, प्लीज मुझे अपनी बात। तो अपर कास्ट अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा वोट कर रहा है, और अगर आज का सर्वे अगर आज का एक्सिस माई इंडिया का सर्वे अगर वो दिखाता है 65% अपर कास्ट वोट करता है, तो ये क्यों वोट करता है? क्या ये बल्क वोटिंग ठीक है? नहीं, और अगर बेसिस को करते हैं क्या? ये सवाल एक जाति विशेष के लिए आप करते हैं क्या? क्यों नहीं जाति विशेष करते हैं क्या? मुसलमान आपको सामाजिक न्याय दिखाई देता है। अरे यार प्लीज सुधांशु जी बोलिए। देखिए, जो आशुतोष जी अपनी बात कह रहे थे, मैं पूरी बात कर देता, समझ में आ जाता। जो इन्होंने कहा कोई वर्क करता है जिसको आप सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, वो क्यों करता है? आशुतोष जी, आप विश्लेषण आपको समझना चाहिए। रंगदारी, गुंडागर्दी, अपराधीकरण, इसकी वजह से। वरना उत्तर प्रदेश में चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर भाजपा का नहीं था नारा, और अपर कास्ट प्लस दलित एक हुआ था। क्यों? एग्रेशन के खिलाफ। अगर इतनी किसी को समझ नहीं है राजनीतिक विश्लेषण की, तो जाति के 3 चश्मे लगे हुए, तो समस्या दूसरी। अब मैं बताना चाहता हूं आज क्या हो रहा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे भी जदयू ने हमारा साथ दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, ये इंडिया की पॉलिटिक्स का पैराडाइम शिफ्ट देखिए। जब हमारा शुरू में राइज हो रहा था 80 के दशक में, हमारा मजाक उड़ता था 2 सीटों वाली पार्टी, इनको क्या पता है, ये आरएसएस वाले फेनेटिक होते हैं, मंदिर अंदिर कोई मुद्दा थोड़ी होता है। फिर मंदिर मुद्दे ने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि हम 120 पे आ गए। पहली बार भारत की राजनीति में कांग्रेस के अलावा कोई दल, अकेला दल, गठबंधन की बात नहीं कर रहे, 100 पार किया। हम मुख्य विपक्षी दल बन गए, मगर हम अछूत हो गए। हमने 161 का आंकड़ा तय किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर हम अछूत हो गए। फिर नेक्स्ट पैराडाइम शिफ्ट आया 98-99 में हमारे साथ गठबंधन हुआ, हम अछूत नहीं रह गए, मगर हमारे गठबंधन सहयोगी दल हमारे साथ, हमारे राज्य साथ में थे ना, हमारे आइडियोलॉजिकल मुद्दों पे साथ की बात कर रहे हैं। लेकिन मंदिर पर बीजेपी की कभी सरकार नहीं बनी ना सरकार। मंदिर पर आपकी सरकार नहीं बनी। आपकी 2024 में भी नहीं बनी। पूरा कर लीजिए, 2 लाइन में पूरा करें, जल्दी। समय खत्म हो रहा है सर, जल्दी से चलिए। अरे भाई, अब आप लोगों का इतना पूर्वाग्रह छमाया हुआ, मैं क्या करूं। रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, के बाद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। भाई, आपके ये क्यों नहीं समझ पाते हैं ये विश्लेषक बैठे हुए? दैट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट स्टेज आया कि हमारे साथ सहयोगी दल जुड़े, पर वो हमारे वैचारिक मुद्दे के आसपास भी नहीं आना चाहते थे। दैट वाज एनडीए एरा, अटल जी का एरा। फिर हम बाहर गए और मोदी जी के नेतृत्व में हम आए स्पष्ट बहुमत के साथ। और इस बार जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है, जिसपे चंद्रबाबू नायडू जी और जदयू ने हमारा साथ दिया, ये सेकंड स्टेज ऑफ पैराडाइम शिफ्ट है कि भले ही एक साइड 2024 पे 240 पे आ गए। तो ये था एग्जिट पोल का अनुमान। एनडीए को बढ़त के साथ साथ जीत मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में किया गया है। लेकिन आखिरकार 14 तारीख को जब असली नतीजे आएंगे सुबह 6 बजे से,
तब इस बारे में पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है और किसके हाथ जा रहा है बिहार। तो फिर से बिहार के बाजीगर बन सकते हैं नीतीश कुमार। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।